हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पे अब देख लीजिए कि मैं 2024 का इससे पहले भी पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ। अब ये दूसरा पेपर मतलब 2024 का ही कुछ पार्ट करा दिया था मैंने सॉल्व। अब ये दूसरा पार्ट है क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा था, वो पहले मैं बता चुकी हूँ। पहले की वीडियो में मैंने आपको पेपर डाउनलोड करके वहां पे सारा बताया है कि ये देखिए पेपर में क्या क्या आया हुआ है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये तो यूपीएच है, ठीक है। यूपीएच को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें दिया हुआ है सारा अच्छे से। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पेपर का आइडिया कुछ नहीं होगा क्योंकि रेगुलर क्लासेस नहीं किए होंगे, तो वो यूपीएच वगैरह ले ले, गाइड वगैरह, तो उनका वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, स्किनर की क्रिया प्रसूत सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसके दो प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ लिखने हैं। फिर इसके बाद से ये 18 और 19 में इस तरीके से पूछा था। 23 में कैसे पूछा है, स्किनर के अधिगम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का वर्णन करना है। फिर 24 में कैसे पूछा है, अधिगम को परिभाषित कीजिए, स्किनर के सीखने की क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब देखिए, आपको ये प्रश्न संख्या क्या लिखा, अधिगम का अर्थ, मतलब जो भी है आपको पहले लर्निंग क्या है उसकी परिभाषा आपको जाननी होगी, मतलब लिखनी होगी। तो अधिगम क्या है, पहले चलिए अधिगम का अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद से क्रिया प्रसूत आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं भी नोट से ये पढ़ाऊंगी आपको, ओके, जस्ट वेट। हाँ देखिए, आपको अधिगम क्या है पहले तो ये जानिए कि अधिगम क्या है, ठीक है। वास्तव में जीवन की विभिन्न समस्याओं का सामना करने पर किसी अनुभव द्वारा या प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में आने वाला वांछनीय परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब कि आप जो कुछ भी सीखते हैं लाइफ में, दैट इज अधिगम। कोई और उस जब सीखते हैं तो उसको अपने लाइफ में यूज भी करते हैं, अपने बिहेवियर में भी लाते हैं, तो वो अधिगम होता है, ठीक है। और आइए गेट्स ने क्या बोला, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब कि कोई आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, कोई ट्रेनिंग मिल रहा है, और उसके थ्रू अगर आपने ट्रेनिंग लिया तो आप उस चीज को यूज करोगे ना अपने जिंदगी में, अपने बिहेवियर में, तो आपके व्यवहार में क्या हो गया है, कुछ चेंजेस तो आ गया, कुछ परिवर्तन तो आ गया, तो डेट इज कॉल्ड अधिगम। क्रॉनबैक क्या कहते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन होता है इसे ही अधिगम कहते हैं। स्किनर क्या कहते हैं, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो, आदतों, ज्ञान एवं कौशलों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। गिलफोर्ड क्या कहते हैं, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ठीक है। मतलब कि मेनली आपके बिहेवियर में चेंज होना चाहिए, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उससे आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए, आपके व्यवहार में चेंजेस आए, डेट इज अधिगम। ये पील वातावरण में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। आप सब में एक कॉमन चीज देख सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। काल्विन, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कुछ अधिगम के ये सारे पार्ट मतलब कि समझ लेंगे कि अधिगम क्या होता है, ठीक है। अब अधिगम हो गया, आप चलते हैं, हम देखते हैं विशेषताएं अधिगम देख लेते हैं। अगर आपको ये तो लिखना नहीं है लेकिन फिर भी देखें, अधिगम सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि जैसे डेवलपमेंट का है ना, आप कहते हैं कि पढ़ा था अभी हम लोगों ने, हमेशा चलती है, वैसे ही जो अधिगम है हमेशा चलती रहती है। आप लाइफ में हर जगह कहीं ना कहीं कुछ सीखते ही रहते हैं। उद्देश्योन्मुखी प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, हर जगह होने वाली प्रक्रिया होती है ये, ठीक है। उद्देश्योन्मुखी मतलब कि इसका उद्देश्य हमेशा रहता है कि कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तभी तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो लाइफ में। ये इसके सीखने से क्या होता है, अधिगम से आपके व्यवहार में क्या होता है, चेंजेस आता है, ठीक है। और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। मतलब आप एक फॉर्मल तरीके से भी सीखते हो, इनफॉर्मल से। फॉर्मल मतलब कि आप एक तरीके से कुछ ज्वाइन करते हो, कुछ ट्रेनिंग लेते हो, कुछ जाके कहीं पे स्कूल वगैरह में जाते हो, वहां पे सीखने के लिए पर्पजली आप जाते हो। बट अनौपचारिक, जैसे कि आप मार्केट में गए, वहां पे सब्जी का भाव आपका कोई मतलब नहीं है लेकिन पूछ लिया, जान लिया, तो ये अनौपचारिक हो गया। उस तरीके से आपको सीखने को मिला कि हमें सब्जी कैसे लेनी है, परचेज करनी है। मार्केट में गए, कपड़ा लेना है, तो कोई ऐसा पर्पज नहीं है कि आप सीखने के लिए जा रहे हो, आप तो खरीदने के लिए जा रहे हो, लेकिन वहां पे कुछ जो कुछ भी होगा उससे आपको कुछ अनुभव मिलेगा, राइट। तो आप ये अनौपचारिक, इनफॉर्मल भी होता है। अधिगम की दर लोगों में अलग अलग हो सकती है। यस, बिल्कुल, कुछ लोग बहुत जल्दी सीख सकते हैं, कुछ लोग बहुत देर में सीख सकते हैं।
अधिगम वातावरण से प्रभावित होता है। हाँ बिल्कुल, अधिगम अर्जित होता है, मतलब कि अर्जित मतलब उसको ग्रहण किया जाता है, उसको हम बाहर से लेते हैं। ठीक है, अधिगम क्या होता है, बाहर से लेने वाली चीजें हैं, उसको हम सीखते हैं। ये दो तरफा प्रक्रिया होता है। सामाजिक प्रक्रिया दो तरफा, मतलब कि जहां से आप अधिगम ले रहे हो तो कोई ना कोई तो है ही। मान लो कोई इंसान नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ही वो आप उसके थ्रू अधिगम ले रहे हो। ठीक है, हाँ। सामाजिक प्रक्रिया है, बाल केंद्रित प्रक्रिया है, परिवर्तनशील प्रक्रिया, गतिविधि आधारित प्रक्रिया है। ठीक है, अब ये अधिगम का वक्र वगैरह ये तो बाद में पढ़ेंगे। चलिए, अब अधिगम का पठार भी बाद में देखेंगे, सिद्धांत भी बाद में देखेंगे, और ये सब कुछ और भी है बहुत लोगों के थ्रू कि अधिगम के लिए लोगों ने क्या क्या अपना क्या क्या बोला है। अब हम देखते हैं इवान पेट्रोलिश पावला और सिद्धांत। बीएफ स्किनर के थ्रू क्या है अधिगम का अर्थ। तो इनका नाम क्या था, पूरा नाम बुहास फेडरिक स्किनर। क्या था, बुहास फेडरिक स्किनर। ठीक है, ये कहा के निवासी थे अमेरिका के। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं, क्या, क्रिया प्रसूत अधिगम, पुनर्बलन की सूची और श्रृंखला अधिगम। ठीक है, इन्होंने क्या 3 सिद्धांत दिए हैं, क्रिया प्रसूत अधिगम, पुनर्बलन की सूची और श्रृंखला अधिगम। तो ये तीनों ही सिद्धांत के नेम याद रखिएगा, और इनका प्रयोग किस पे हुआ है, चूहे और कबूतर पे हुआ है। स्किनर का पुनर्बलन का विभाजन। इन्होंने पुनर्बलन को विभाजित किया है और बताया है कि पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट क्या होता है और कितने टाइप का होता है। रीइंफोर्समेंट मतलब कि बच्चे को जब हम कुछ काम करता है तो उसके लिए शाबाशी वगैरह देते हैं, और कभी कभी हम मतलब उल्टा भी नेगेटिव में भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये सकारात्मक क्या होगा कि जब बच्चा कुछ काम कर रहा है तो उस काम को करने के लिए उसको हम पुरस्कार से शाबाशी दिए, वाह वेरी गुड करके, और उसको कुछ पुरस्कार वगैरह दिए, हम पेंसिल दे दिए, पेन दे दिए, बुक दे दिए, कुछ भी दे दिए। ठीक है, और इस तरीके से उसको ये पॉजिटिव रिस्पांस मिला, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिला। अगर वहीं पे बच्चे को नकारात्मक दे दें, जिससे और पॉजिटिव में क्या होता है कि बच्चे को जब ये दिया जाता है पॉजिटिव वाला, तो बच्चा जो है खुश होकर अपने उस काम को जारी रखता है, मजबूत बनाने का उसको बढ़ावा मिलता है वहां पे। ठीक है, नकारात्मक में क्या होता है, कोई ऐसा चीज है बच्चा गलत कर रहा है तो आप उसको वहां पे नेगेटिव रेनफोर्समेंट दोगे, जैसे कि डांटोगे, बोलोगे उसको, कुछ मतलब पॉजिटिव नहीं। क्योंकि नेगेटिव क्यों दिया जाता है कि वो चीजों को वो छोड़ दे जो वो गलत चीजें कर रहा है। वह वांछनीय तत्व हटा देना जिसके होने से वांछनीय अनुक्रिया नहीं हो पा रही है। जैसे एक भूखा बच्चा है और भोजन रखा हुआ है, बच्चे को भूखा बच्चा है तो उसको भोजन तो खाना है, लेकिन उसी के बीच में एक कुत्ते को खड़ा कर दिया जिससे वो डर रहा है, अब कैसे वो भोजन ले। तो कुत्ते को ही हटा दोगे अगर तो भोजन खा लेगा, राइट। तो उसी तरीके से कि बच्चा जो गलत तरीका अपना रहा है, कुछ काम कर रहा है, उसको छुड़ाने के लिए आपको नेगेटिव रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके स्किनर का पुनर्बलन का 2 टाइप का पुनर्बलन हो गया। स्किनर की पुनर्बलन की सूची देखते हैं। स्किनर ने पुनर्बलन की एक सूची दी है जिसमें 2 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। ठीक है, रेनफोर्समेंट बताए हैं। अब एक देख लो, आपका है सतत और आंशिक, कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट। जैसे कि जब स्किनर का जो प्रयोग हुआ, उन्होंने देखा कि जब प्रत्येक सफल अनुक्रिया पर पुरस्कार या पुनर्बलन दिया जाए तो सतत पुनर्बलन होगा। जैसे प्रयोग में चूहे को प्रत्येक बार खटका दबाने पर भोजन देना। अब जैसे कि इन्होंने प्रयोग किया था तो बार बार वो क्या कर रहा है, चूहा बार बार खटका दबा रहा है। एक बार दबाया तो इन्होंने भोजन दे दिया, फिर उसने दबाया, फिर भोजन। अब उसको लगा कि ये काम करने से, बार बार करने से मुझे बार बार भोजन मिलता रहेगा, तो अब वो क्या कर रहा है, उस चीज को बार बार रिपीट कर रहा है, और ये बार बार उसको क्या कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, उसको कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट दे रहा है। ठीक है, तो लगातार काम करने के लिए उसको पर किसी चीज लगातार काम करते रहा, इंसान कर रहा है, बच्चा, और उसको बार बार आप पुरस्कार देते रहो। आंशिक क्या है, लेकिन ये ठीक नहीं है, इससे आदत खराब हो जाती है। एक तरीके से बच्चा क्या होता है, हर चीज शर्तों पे काम करेगा, उस बिना शर्त के तो काम ही नहीं करेगा। मुझे ये चाहिए तो मैं करूंगा, मुझे ये चाहिए तो करूंगा। ठीक है, आंशिक पुनर्बलन क्या है, पार्शियल रेनफोर्समेंट। जब पुनर्बलन देने के लिए सफल अनुक्रियाओं की संख्या लगातार हो, यह आंशिक पुनर्बलन कहलाएगा। जैसे पहली, दूसरी और तीसरी बार क्रमशः 105वीं, फिर उसके अब जैसे कि चूहा था तो
खटका, उसको आदत तो लगी थी इसकी सतत वाली की, तो बार बार खटका दबा रहा है, खटका दबाया उसको भोजन मिल गया, खटका दबाया भोजन मिला, खटका दबाया भोजन मिला। अब उन्होंने क्या किया बीएफ स्किनर ने कि अब उसने पहली बार तो खटका दबाया तो चलो दे दिया, फिर उसके बाद से दूसरी बार क्या किया, पहली बार फिर उसने दबाया तो नहीं मिला, फिर उसने दबाया तो चलो मिला, फिर इसी तरीके से जो खटका दबाने की संख्या थी इन्होंने बढ़ाते गए। अब वो ऐसे खटका दबा रहा है, फिर दबा रहा है, 103 बार दबा लिया, 104 बार दबा लिया, तो उसको 5वें बार में उसको भोजन दे रहे हैं। फिर इसी तरीके से 2026, अरे ये मतलब मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब टाइमिंग जो है बढ़ा दिए, बार बार खटका दबाने का जो है टाइमिंग बढ़ा दिए कि आप इतनी बार अब दबाओगे तो ऐसे मिलेगा। तो अब उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि कितने बार दबाने पर, खटका दबाने पर भोजन मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चे का भी है इसमें कि बार बच्चा सफल अनुक्रिया कर रहा है तो आप उसको पुरस्कार दिए, तो उसको अगली बार लगेगा कि अच्छा ये काम करूंगा तो फिर से मुझे प्राइज मिलेगा, तो वो करेगा। लेकिन उसको प्राइज नहीं मिला, अब हुआ फिर उसने सोचा अच्छा लगता है इस बार तो नहीं मिला, अगली बार तो मिल ही जाएगा, तो फिर उसने किया तो फिर प्राइज मिल गया। इस तरीके से उसको प्राइज अब हमेशा नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, कभी कभी मिल रहा है काम करने पर, लेकिन हमेशा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये आंशिक पुनर्बलन हो गया। स्किनर ने सतत पुनर्बलन की अपेक्षा आंशिक पुनर्बलन को ज्यादा प्रभावी माना है, क्योंकि इससे बच्चे के मन में ये तो रहेगा कि मुझे काम करना है तभी तो मुझे प्राइज मिलेगा, अदरवाइज प्राइज तो नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये है कि सतत वाले बार बार मिलता था, जिससे बच्चा एक शर्ती हो जाता है, शर्त के अनुसार ही काम करेगा कि मुझे ये मिलेगा तभी करूंगा। उसके मन में एक लालच आ जाएगी कि मुझे तो प्राइज मिलेगा, लालच इसमें भी है, लेकिन काम करने की संख्या अब ज्यादा हो गई है, पुनर्बलन की कम। इस स्किनर ने आंशिक पुनर्बलन को 4 भागों में बांटा है। निश्चित अंतराल पे एक होता है, एक परिवर्त्य होता है, वेरिएबल, एक निश्चित अनुपात होता है, एक परिवर्त्य अनुपात होता है। निश्चित अंतराल आप कह सकते हैं कि जैसे कि अब यहाँ पे जैसे हर एक काम के बदले, सतत में क्या था, हर एक काम के बदले आपको पुनर्बलन मिल रहा है, रेनफोर्समेंट मिल रहा है, लेकिन आंशिक वाले में यही था कि अब यहाँ पे निश्चित वाले में है कि आप ये काम 10 बारी करोगे तभी आपको प्राइज मिलेगा। आप ये चीजें, आप अपनी पढ़ाई, आप देखो, अब आप ईयरली में, क्वार्टरली, अब जैसे पेरेंट्स ने बोल दिया कि आप क्या करोगे, अगर क्वार्टरली एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं आपको प्राइज दूंगी। तो अब क्वार्टरली, फिर हुआ कि आपको क्वार्टरली में भी नहीं, आपको हाफ ईयरली में भी नहीं, आपको सीधे ईयरली में मिलेगा। मतलब कि आप सभी एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाओगे तभी आपको ईयरली में मिलेगा। तो एक निश्चित अंतराल बना दिया गया, उतने गैप पे ही आपको रेनफोर्समेंट मिलेगा। ये परिवर्तन वेरिएबल, मतलब कि इसका कोई फिक्स तो नहीं है कि किस फिक्स रेशियो में आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा, लेकिन ये नहीं है, वो तो जो पुनर्बलन देने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही अब ये रेशियो के अनुपात में है, ठीक है। वेरी फिक्स रेशियो हो गया RATIO, ठीक है। और ये वेरिएबल वाला भी फिक्स हो गया, वेरिएबल रेशियो हो गया। स्किनर ने प्रशिक्षण के स्किनर के प्रशिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, इन्होंने 2 प्रकार के बताए हैं। एक रिवॉर्ड ट्रेनिंग है, जब किसी अनुक्रिया, मतलब कोई R को कर रहा है, अनुक्रिया को सीखने के लिए पुरस्कृत किया जाए, जैसे चूहे को खटका दबाने के लिए, अनुक्रिया सीखने के लिए भोजन पुरस्कार के रूप में देना। अब स्किनर ने कहा कि पहले तो चूहे को खुद खटका दबाने का कोई आइडिया नहीं था, कैसे दबाया, अब वो लेकिन उसको पुरस्कार क्यों दिया गया उसको पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है, उसको पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है, भोजन इसलिए क्यों, पहले वो सीख ले उस काम को, इसीलिए उसको बार बार दिया जा रहा है कि अच्छा एक बार किया तो उसको फिर से भोजन दिया गया, फिर उसने करने की कोशिश की, फिर उसको भोजन दिया गया। लेकिन ये बार बार क्यों दिया जा रहा है कि वो चीजों को, अनुक्रिया को करने के लिए सीख जाए, इसीलिए भोजन को पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है। अब पनिशमेंट ट्रेनिंग आती है कि अब उस चीज को रुकवाना है, किसी चीज को बंद करवाना है, तो किसी अवांछनीय अनुक्रिया को बंद कराने के लिए दंड देना प्रशिक्षण है। जैसे चूहे को खटका दबाना बंद कराने के लिए भोजन की जगह बिजली का झटका दे दो, अब वो धीरे धीरे उस चीज को क्या करने लगेगा, कम करने लगेगा। श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग, जब कुछ सहायक अनुक्रियाएं मुख्य अनुक्रिया से इस तरह जुड़ी हो कि प्राणी मुख्य अनुक्रिया के साथ सहायक अनुक्रियाओं को भी एक क्रम में सीख ले तो श्रृंखला अधिगम होता है। जैसे चूहे का गोलाकार जगह से निकलकर आना,
और खटके तक चलकर जाना, मतलब आना R1 है, खटके तक जाना R2 और अंततः खटका दबाना, मतलब श्रृंखला अधिगम। अब वो अपने उस जगह से निकल के आएगा, फिर जाएगा, खटका दबाएगा, फिर जाएगा वहां पे, फिर आएगा, फिर खटका जगह दबाएगा। तो ये क्या हो गया, एक चेन लर्निंग हो गया। इसी को स्किनर ने अभिक्रमायोजित अधिगम प्रोग्राम्ड लर्निंग कहा है। अब देखते हैं स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत। स्किनर ने भाषा विकास के सिद्धांत को भाषा का वातावरणीय क्रिया प्रसूत, अनुकरण एवं सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके 3 चरण हैं। अनुकरण, पापा द्वारा पेन लाओ सुनकर पेन शब्द को जानना। अब बच्चा कैसे है, भाषा का अनुकरण करके समझ रहा है कि पापा ने पेन बोला, अब वो उसको नहीं पता है कि पेन होता क्या है, लेकिन अब वो पेन शब्द को जान गया, उसकी लाइफ में एक नया शब्द आया कि पेन। तो किसके द्वारा वो सीख रहा है, वो अनुकरण द्वारा सीख रहा है। ठीक है, भाषा सिद्धांत का ये रूल है कि अनुकरण द्वारा सीखना। साहचर्य, मम्मी द्वारा बताए जाने पर पेन शब्द और पेन वस्तु को जोड़ना। कि अब वो बच्चा मम्मा से पूछा कि मम्मा पेन क्या होता है, तो मम्मी ने बोला दिस इज पेन, ये क्या है, यही पेन है। मतलब अब इस आकार की कोई भी चीजों को वो जानेगा तो वो कहेगा, वो देखेगा तो कहेगा ये पेन है, क्योंकि उसकी मम्मा ने बताया है कि ये पेन जो शब्द है वो यही वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ पे साहचर्य, एक दूसरे के द्वारा सीखने का तरीका। सबलीकरण यानी कि रेनफोर्समेंट, माता पिता सिर्फ सही साहचर्य को बढ़ावा देंगे। बात सही है कि जो माता पिता होते हैं वो बच्चे को अपने जो सही चीजें होंगी उसी रेनफोर्समेंट को करने को लिए उसको बढ़ावा देंगे। ठीक है, स्किनर का अधिगम का सिद्धांत। सारांश, कोई भी प्राणी किसी अनुक्रिया को तभी जारी रखेगा जब उस अनुक्रिया को करने से कोई फायदा या पुरस्कार मिलता है। तो इनका आप एक कोड वर्ड याद कर सकते हो कि स्किनर का क्या है, फायदा या पुरस्कार। अगर किसी को फायदा मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, तो वो अपनी अधिगम की उस क्रिया को जारी रखेगा, अदरवाइज उसको वहीं पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, देख लीजिए पासवर्ड इनका क्या है, फायदा पुरस्कार। अनुक्रिया अनुकूलन क्या है, R टाइप कंडीशनिंग सिद्धांत। ठीक है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, RS थियरी। सक्रिय अनुकूलन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इमिटेटेड रिस्पॉन्सेस। सबलीकृत अनुक्रिया, रेनफोर्स्ड रिस्पॉन्स थियरी। नैमित्तिक साधनात्मक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। प्राचीन अनुबंधन, एंशिएंट कंडीशनिंग। अब देखिए स्किनर, नोट में देख लीजिए, स्किनर के चूहे वाले प्रयोग में जो बक्सा था उसे पहले सक्रिय अनुकूलन बक्सा, ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स तथा बाद में स्किनर का बक्सा, स्किनर बॉक्स कहा गया है। स्किनर के कबूतर वाले प्रयोग को कबूतर पेटिका या पिजन बॉक्स कहा गया। ठीक है, एक मिनट। इन दोनों बक्से के आविष्कारक भी कौन है, स्किनर ही है। ठीक है, अब देख लीजिए इनकी कुछ बुक वगैरह है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्राणी का व्यवहार क्या है, इनकी बुक है। द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स, विज्ञान एवं मानव व्यवहार, ये भी इनका बुक है। द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर्स, व्यवहार का चयन, ये भी इनका बुक है। स्किनर के शब्द, विलोपन और शेपिंग। ठीक है, विलोपन क्या है, एक्सटिंक्शन। जिस अनुक्रिया पर अगर पुरस्कार की जगह दंड मिला दिया जाए तो अनुक्रिया क्या हो जाती है, धीरे धीरे गायब हो जाती है। जैसे अगर चूहे को खटका दबाने भोजन की जगह बिजली का झटका दिया जाए तो खटका दबाने की अनुक्रिया वो कम कर देगा और वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगी या फिर करेगा ही नहीं। ठीक है, शेपिंग या फिर आकृतिकरण, ढालना। अगर प्राणी को अनुक्रिया करने से फायदा होता रहे तो वह खुद को अनुक्रिया के अनुसार ढाल लेगा, अनुकूलित कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये स्किनर वाला पार्ट खत्म हुआ। ये देख लीजिए आपकी वहां पे कहा गया था कि शिक्षण में कैसे यूज करेंगे स्किनर के सिद्धांत को। राइट, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा है, ओहो वेयर इज दैट। अधिगम को परिभाषित कीजिए, स्किनर का क्रिया प्रसूत का व्याख्या करना है और शिक्षण में भी यूज का बात किया गया था। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शैक्षिक महत्व क्या है। शिक्षा में सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। इस सिद्धांत का प्रयोग कक्षा शिक्षण में विभिन्न विषयों में अध्यापन में किया जाता है। माता पिता एवं शिक्षक इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में वांछित व्यवहार का विकास कर सकते हैं। ठीक है, और वांछित व्यवहार के सबलीकरण में बालकों को प्रोत्साहन मिलता है। इस सिद्धांत का उपयोग बालकों के गलत व्यवहार को सुधारने के लिए भी किया जाता है। बालकों के सामाजिक अधिगम, समायोजन तथा कौशल विकास
में सबलीकरण का सिद्धांत सहायक हो सकता है। स्किनर ने सीखने के बाह्य पुनर्बलन पर अधिक बल डाला है। यह सिद्धांत अच्छे कार्य एवं वांछित व्यवहार के लिए तत्काल पुनर्बलन देने पर बल देता है। यह सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन पर भी बल देता है, जिससे कक्षा में अधिगम नियोजित तरीके से कराया जा सके। तो इस तरीके से आप स्किनर के सिद्धांतों का यूज शिक्षा में किया जा सकता है। ठीक है, स्किनर का यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से यह बताता है कि शिक्षकों को कक्षा में दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन छात्र को उपयुक्त व्यवहार को पुनर्बलन करना चाहिए तथा अनुपयुक्त व्यवहार को अर्थहीन समझकर उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों का वर्णन करना है। ये आपके 2004 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं बस यूपीएस से बता रही हूँ। आप पिछले वीडियो, अभी इसी वीडियो का मतलब पिछला मैंने बनाया 2024 के लिए ही पेपर सॉल्व कराया, जिसमें पूरा पेपर नहीं सॉल्व हुआ है, तो ये सेकेंड पार्ट में बना रही हूँ। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको पेपर भी दिखाया है सारा पूरा, जितने भी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे थॉर्नडाइक का लिए हम देखते हैं। यहाँ पे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, यहाँ पे क्या है इनका, एक मिनट, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। किसका? पशु और शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, इन्होंने सिद्धांतों की रचना की है, निम्न सिद्धांतों की रचना की है। पहला क्या है? बुद्धि का विभाजन। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। ठीक है, मूर्त यानी कि यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त यानी कि सूक्ष्म, और अमूर्त बुद्धि। ठीक है, देखते हैं मूर्त क्या है। सॉरी, अलार्म आ गया। मूर्त क्या है? जैसे कि आप जो कुछ दिख रहा है या फिर यांत्रिकी है, तो जैसे पंखा बनाना है, लाइट बल्ब बनाना है, कुछ ऐसा बनाने वाला से रिलेटेड अगर देखा जाए तो वो मूर्त में आ जाएगा। अमूर्त है जैसे कि वैज्ञानिक लोग, दिख नहीं रहा है लेकिन उस पर आप शोध कर रहे हैं, गणितज्ञ हैं, ये लोग क्या है? वैज्ञानिक हैं। अमूर्त बुद्धि रिश्ते नाते का ध्यान रखना, और जैसे कि मतलब अपने घर में रिलेटिव वगैरह का भी ध्यान रखना, रिश्ते बनाए रखना, ये सब काम, ये सब हमारी मम्मी लोग ज्यादा काम करती हैं, तो ये वो अमूर्त बुद्धि उन लोग के अंदर ज्यादा होता है। व्यक्तित्व का विभाजन, बुद्धि का सिद्धांत इतना है, 3 है, मूर्त या फिर आंतरिकी, अमूर्त या फिर सूक्ष्म अमूर्त बुद्धि। ठीक है, व्यक्तित्व का विभाजन, थॉर्नडाइक ने चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व को भी 3 भागों में बांटा है। क्या है? मूर्त या फिर स्थूल विचारक, अमूर्त या फिर सूक्ष्म अप्रत्यक्ष विचारक। पंखा बनाने वाला, ठीक है, वो मूर्त में आ गया, जिसमें सूक्ष्म अमूर्त क्या है? कवि, दार्शनिक, गणितज्ञ। कवि और दार्शनिक और गणितज्ञ क्या है? कवि, दार्शनिक, गणितज्ञ क्या है? अमूर्त में है या सूक्ष्म विचारक में है। प्रत्यक्ष, ऐसे विचार जो प्रमाण और तर्क से किसी कथन या सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, वो क्या है? प्रत्यक्ष विचारक। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, इसे बुद्धि का आणविक या फिर बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये आपकी यूपी टेट में आ सकता है। इसे बुद्धि का आणविक या फिर बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। देखते हैं, हमारी बुद्धि अलग कारकों से मिलकर बनी है जिनके आपस में कोई समानता नहीं है, इसलिए हमारी बुद्धि में मौजूद असंख्य क्षमताओं के लिए अलग कारक बनेंगे और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत प्राप्त होगा। ठीक है, अब थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत देख लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने बुद्धि का पढ़ लिया, ठीक है, पूछा तो अधिगम का ये पेपर में, लेकिन पढ़ लिया, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत, इस सिद्धांत के निम्न नाम है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको हम एसआर थियरी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया बंध, एसआर बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लीजिए, संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म, संयोजनवाद, बंधनवाद, बॉन्डिंग, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। याद रखिएगा, ये आता है पेपर में, ये हर पेपर में आता है, सीटेट, यूपीटेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम का पेपर हो आता है। थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य सिद्धांत, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। बाद में थॉर्नडाइक ने अपने अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा, जिसमें से पहला उपयोग का नियम तथा दूसरा अनुप्रयोग का नियम बना। उपयोग के नियम को स्मृति तथा अनुप्रयोग के नियम को विस्मृति कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब वही बात है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को स्किनर के नियम की उत्पत्ति हुई है। थॉर्नडाइक के नियम के प्रभाव के नियम से स्किनर के नियम की उत्पत्ति हुई है। अधिगम के 5 गौण नियम है, ये
तत्परता का नियम, ये मतलब 3 मेन है। जैसे इंसान तत्पर रहेगा तो क्या करेगा, जब उसके अंदर हलचल रहेगी मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, जानना है, तो वो क्या करेगा, उस चीज को सीखेगा। ठीक है, तत्पर है उस चीज के लिए, अभ्यास, बार बार उसको अभ्यास कर रहा है, तो प्रभाव, उस पर प्रभाव भी उसके ऊपर है उस चीज का। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कुछ 5 गौड़ नियम है। बहु अनुक्रिया का नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्स, मानसिक दशा का नियम, मेंटल स्टेट, आंशिक क्रिया या तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, फ्रैक्शनल रिस्पॉन्स, सादृश्यता का नियम, सिमिलैरिटी, ठीक है, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, एसोसिएटिव ट्रांसफर। अब देखिए सादृश्यता का नियम क्या है, अगर दो, ये दिख रहा है क्या आपको, अगर दो परिस्थितियां पूरी तरह मेल खाती हैं तो स्थानांतरण 100% होगा। और साहचर्य का स्थानांतरण का नियम क्या है, पहले और बाद के अधिगम में जितनी समानता होगी वहां तक दोबारा सीखना नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का यही है कि जैसे कि कोई बालक है, ये 2 पार्ट हैं, यहाँ पे उसको ए बी पढ़ाया गया, यहाँ पे ए बी सी डी ई पढ़ाया गया। अब इसने ए बी तो पहले से पढ़ लिया था, तो जब दूसरी बार उसको पढ़ाया जाएगा दूसरे क्लास में तो उसको ये चीजें नहीं सीखना हो, इस तो इसके अंदर पहले से चली गई है। ठीक है, अब वो क्या सीखेगा, ये इतना। तो ठीक है, अगर मेल खा रही है परिस्थिति तब तो 100% स्थानांतरण हो गया। अगर नहीं खा रही है तो जितना मतलब सीखा है पहले से उतना उसको नहीं सीखना पड़ेगा, बाकी बाद में सीखना पड़ेगा। तो यही ये दोनों मतलब कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पेन, रोटी, बाइक, टी शर्ट, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, सब चारों अलग हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं सीख पाएगा। अब ये क्या है, थॉर्नडाइक के पिंजड़े का नाम क्या है, पहेली बक्सा। अधिगम स्थानांतरण का समान तत्वों का सिद्धांत, पहले और बाद के अधिगम में सिर्फ उन्हीं तत्वों का स्थानांतरण होगा जो समान है। जैसे कि डे 1 में बच्चा क्या सीखा, ABC, डे 2 में ABCDEF, तो ABC तो डे 1 में सीख लिया था, तो अब उसको उतना कठिनाई नहीं आएगा, ये तो उसके लिए ठीक है। अब सीखना क्या है उसको, DEF, तो समान तत्व जो है वो स्थानांतरण हो जाते हैं। इनकी बुक देख लीजिए, एनिमल इंटेलिजेंस है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान, ये 1920 के आसपास लिखा गया था। फिर एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक, ठीक है, ये इनकी बुक है सारी। तो आई होप आप लोग को इनका भी सिद्धांत समझ में आ गया होगा थॉर्नडाइक का। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा है, अधिगम से आप क्या समझते हैं, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित ट्रायल एंड एरर मेथड जो है उसका बताना है आपको। तो ये देखिए, आपको अधिगम का तो पता ही चल गया, मैंने बताया पहले ही कि अधिगम क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, थॉर्नडाइक का प्रयत्न में भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने जनवरी पर अनेक प्रयोग करने के पश्चात, जनवरी नहीं है, जानवरों पर होगा, अनेक प्रयोग करने के पश्चात प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का निरूपण किया। ठीक है, जानवरों मतलब कि उसका किस पे प्रयोग हुआ था, पहेली बक्सा उन्होंने किस पे बनाया था। ठीक है, आपको ध्यान में होना चाहिए। थॉर्नडाइक के शास्त्रीय प्रयोग, जिसे उसने एक भूखी बिल्ली को एक पहेली पेटी में रखकर किया था, ठीक है, के आधार पर प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम विधि की व्याख्या की जा सकती है। थॉर्नडाइक के अनुसार प्राणी के सामने कोई नई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान करने के लिए वह किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने लगता है। प्रारंभ में ये प्रतिक्रियाएं त्रुटिपूर्ण होंगी, कि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आया तो हो सकता है वो कोई एक्शन रिएक्शन तो करेगा, तो जरूरी नहीं है वो परफेक्ट हो, कुछ तो उसमें मिस्टेक भी होंगी, किंतु प्रतिक्रियाओं को करते करते किसी प्रतिक्रिया में संयोग व सफलता मिल जाती है। अधिगम के संबंध में प्रयास तथा त्रुटि का अर्थ यह है कि किसी को सीखते समय आरंभ में सफलता नहीं मिलती, कुछ न कुछ त्रुटियां या भूल हो ही जाती हैं, किंतु जब कई बार प्रयत्न किए जाते हैं तो प्रत्येक प्रयत्न के पश्चात त्रुटियां कम हो जाती हैं। जैसे जैसे प्रयास किया जाता है वैसे वैसे त्रुटियां या भूलों की संख्या कम हो जाती है और अंत में ऐसा समय भी आता है कि व्यक्ति ठीक ढंग से, सही ढंग से कार्य करने में सफल हो जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम विधि निम्नलिखित व्यवहारिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। लक्ष्य, अधिगम के लिए किसी लक्ष्य का होना आवश्यक है। लक्ष्य का ज्ञान होने पर ही अधिगम क्रिया करने में तत्परता दिखाई देगी। मतलब आपके पास कोई लक्ष्य है ही नहीं तो आप उस काम के लिए तत्पर कैसे रहोगे। मानसिक स्थिति ठीक होना, ये आपका उसमें आ गया था गौड़ वाले में। व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक होने पर ही
समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है और समस्या के लिए संभव मार्गों को खोजता है। यदि मार्ग में बाधा आती है तो वह दूसरे मार्गों को अपनाता है। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने पर ही समस्या उत्पन्न होती है और समस्या समाधान करने के लिए ही व्यक्ति प्रयास करता है। बाधाएं आने पर व्यक्ति प्रयास करता है। असफलता मिलने पर एक के बाद दूसरा प्रयास किया जाता है। यह प्रयास तब तक जारी रहता है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है। आकस्मिक सफलता, बार बार प्रयास करने के बीच में संयोगवश सफलता मिल जाती है। ठीक है। सही क्रिया का स्थायीकरण, अनेक बार प्रयास करने में जब अचानक सही क्रिया की जानकारी होती है तब लक्ष्य प्राप्ति के लिए उस सही क्रिया को चुन लिया जाता है। सही क्रिया को बार बार दोहराकर उसका स्थायीकरण किया जाता है। मतलब हमारे साथ होता है, मेरे साथ तो कई बार हुआ भाई। कभी कभी कुछ नहीं सोचता और अचानक में कभी कुछ ऐसा कर दिए, अरे ये कैसे हो गया, तो फिर लगता है अच्छा, मतलब संयोग बस हो जाता है। हमेशा नहीं होता लेकिन कभी कभी तो होता ही है। यहाँ क्या है, सही क्रिया का चुनाव। यह अधिगम की अंतिम अवस्था, इसमें सही क्रिया का चुनाव होने प्रयास सफल हो जाता है और त्रुटि नहीं होती। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित है। देखिए कौन कौन सा। यह विधि एक प्रकार से सुधार की विधि है। इसके द्वारा बालक अपने पहले की कई गलतियों से जो अनुभव प्राप्त करता है उससे लाभ होता है। बालकों में निरंतर प्रयत्न करने से धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। यह विधि मंद बुद्धि के बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। यह विधि अभ्यास पर आधारित है, इसलिए सीखा हुआ कार्य स्थायी हो जाता है। अतः शिक्षक को यदि बालक किसी कार्य में असफल हो जाता है तो उसे कई बार प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस विधि में जो क्रियाएं बालकों को सफल प्रतीत होती हैं उसे बार बार दोहराता है। ये क्रियाएं उद्दीपक के रूप में अधिगम के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। वह सफल क्रियाओं के चुनाव द्वारा सीखता है। इस विधि द्वारा जब बालक को लक्ष्य ज्ञात रहता है किंतु लक्ष्य प्राप्ति का तरीका नहीं ज्ञात होता, तब वह स्वयं प्रयास करता है। इससे उसमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के गुण उत्पन्न होते हैं। यह गुण भावी जीवन में आने वाले उन परिस्थितियों सामंजस्य का सरलता पूर्वक समाधान ढूंढने में योग्यता प्राप्त करेंगे जिनका लक्ष्य तो उन्हें ज्ञात करना होगा किंतु उसे प्राप्त करने का मार्ग नहीं। ठीक है। तो ये आप ट्रायल एंड एरर मेथड का आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए अधिगम के पावलोव सिद्धांत का विस्तृत व्याख्या आपको करना है। ये 2024 में आया है। पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इवान पेट्रोविच पावलोव क्या बोलते हैं। निवासी कहाँ के हैं, ये रूस के हैं और प्रयोग इन्होंने कुत्ते पर किया। अध्ययन क्या है, प्राणी की लाल ग्रंथि का पाचन तंत्र पर, क्योंकि ये कुछ वैसे वैज्ञानिक थे, क्या नाम है, बायोलॉजी रिलेटेड। प्रमुख पुरस्कार 1904 का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इनको मिला। पेशा क्या था, शरीर विज्ञानी, सॉरी वही चीजें। ठीक है। पुस्तक क्या है, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। सिद्धांत क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है। पावलोव के प्रयोग के कुत्ते को कुछ दिनों तक भूखा रखकर कसकर एक मेज से बांध दिया गया था। एक ऑपरेशन द्वारा उसकी लार ग्रंथि को बाहर निकालकर एक नली के द्वारा एक बीकर में जोड़ा गया था ताकि लार टपकने की वास्तविक मात्रा देखी जा सके। शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग का सारांश। अगर किसी एनएस को लगातार यूसीएस से पहले, एनएस क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि निष्क्रिय तटस्थ उद्दीपक। यूसीएस क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, स्वाभाविक और अनुकूलित उद्दीपक। किसी निष्क्रिय तटस्थ उद्दीपक को लगातार, ठीक है, यूसीएस से पहले यानी कि स्वाभाविक या गैर अनुकूलित उद्दीपक से पहले प्रस्तुत किया जाए तो कुछ समय बाद एनएस मतलब कि निष्क्रिय तटस्थ पर भी वही अनुक्रिया होगी जो यूसीएस यानी कि स्वाभाविक या गैर अनुकूलित उद्दीपक पर होती थी। अर्थात जो निष्क्रिय या फिर तटस्थ उद्दीपक बदलकर सीएस मतलब यहाँ पे देख लीजिए सीएस और आर क्या है। सीएस मतलब की है कंडीशन स्टिमुलस, कृत्रिम या फिर अनुकूलित उद्दीपक। यूसीआर क्या है, स्वाभाविक गैर अनुकूलित अनुक्रिया। सीआर क्या है, कृत्रिम अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है।
इनके बहुत सारा यही सब नाम है। अर्थात एनएस बदलकर सीएस तथा यूसीआर बदलकर सीआर हो जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा इनका। अब प्रयोग में 4 चरण, भोजन यूसीएस है, लाट टपकाना यूसीआर है, मतलब कि एक तरीके से स्वाभाविक तरीका है, ठीक है, स्वाभाविक या गैर अनुकूलित रिस्पॉन्स है आपका। घंटी की आवाज ये एनएस है, ये यानी कि कृत्रिम तरीके से आपको ये चीजें दी जा रही हैं। कान खड़े करना, डर जाना, भौचक्का रह जाना, यूसीआर, ठीक है, वही स्वाभाविक तरीके से ये अनुक्रिया है। घंटी की आवाज आई तो घंटी की आवाज एनएस है, यानी कि बाहरी तरीके से आपको दिया गया ये कृत्रिम। सीएस मतलब कि कृत्रिम अनुकूलित उद्दीपक, और यूसीएस मतलब कि आपका एक दिख रहा है, दिखना भी चाहिए ना, हाँ, स्वाभाविक गैर अनुकूलित उद्दीपक, ठीक है। तो इस तरीके से नाम तो ध्यान में रखना ही होगा। घंटी की आवाज आपको बाहर से दी जा रही है, तो जिसमें से आपका कृत्रिम तरीके से और एक स्वाभाविक तरीके से गैर वाला हो रहा है, ठीक है। और लाट टपकाना आपका यूसीआर है, यानी कि स्वाभाविक है वो चीजें होंगे इक्वल सीआर। घंटी की आवाज सीएस हो गई, लाट टपकाना सीआर हो गया। पावलोव के कुछ शब्द, उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, एक ऐसे उद्दीपक पर एक जैसी अनुक्रिया का होना, जैसे घंटी की जगह थाली बजाने, हारमोनियम बजाना या गिटार बजाने पर भी कुत्ते का लाट टपकाना। अब क्या है, वही उद्दीपक सामान्यीकरण, एक जैसे उद्दीपकों पर एक जैसी अनुक्रिया का होना। पहले तो उन्होंने घंटी ही बजाई, लेकिन बार बार मतलब हर चीज चेंज कर दो, बजा ही रहे हैं तो कुत्ता लाट टपकाएगा ही। उसको लगेगा कि अच्छा लाट टपकाने, मतलब उसको लग रहा है कि भोजन आ रहा है तो उसका लाट टपकने लगा स्वाभाविक तरीके से। उद्दीपक विभेदन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यूसीएस या सीएस के अलावा कोई नया उद्दीपक सीएनएस प्रस्तुत करने पर कुत्ता लार नहीं टपकाएगा। मतलब कि आप घंटी बजाने की जगह पे, गिटार बजाने की जगह पे कुछ और लाके उसके सामने रख दो ऐसे ही, और बजाओ नहीं, कुछ नया लाके रख दो, तो वो लार नहीं टपकाएगा, ठीक है। उच्च श्रेणी अनुकूलन, जब एक सीएस हायर क्लास कंडीशनिंग, जब एक सीएस से दूसरे नए सीएस पर लाट टपका दी जाए, जैसे घंटी की आवाज की सहायता से टॉर्च के प्रकाश पर लाट टपकाना। निम्न श्रेणी अनुकूलन, लोअर क्लास कंडीशनिंग, जब यूसीएस की सहायता सीएस पर लाट टपकाई जाए तो इसे निम्न श्रेणी अनुकूलन कहते हैं। विलोपन, लगातार घंटी बजाने और भोजन न देने पर लाट टपकाने की अनुक्रिया गायब हो जाएगी। वही कि अब एक तरीके से पनिश कर दिए कि वो घंटी बज रही है, उसको लगेगा खाना आएगा, लेकिन खाना तो आ ही नहीं रहा है, तो उसका जो अनुक्रिया है वो क्या हो जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा। स्वतः पुनर्लाभ, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अगर सीएस घंटी की आवाज को हटाकर फिर से यूसीएस भोजन अकेले प्रस्तुत किया जाए तो लाट टपकाने की यूसीआर, ठीक है। आदर्श अंतराल, एक गैप के बाद 5 सेकंड का, जैसे अनुबंधन के लिए एनएस और यूसीएस के बीच अधिकतम अंतराल 5 सेकंड का होना चाहिए। सिद्धांत के कुछ प्रमुख नाम हैं, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, उद्दीपक अनुकूलन, एस टाइप कंडीशनिंग, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनिंग रिस्पांस, संबंध अनुक्रिया सिद्धांत, कनेक्टेड रिस्पांस थियरी, अनुकूलित प्रत्यावर्तन, कंडीशन रिफ्लेक्स, प्रतिवादी प्रतिक्रिया सिद्धांत, रिस्पॉन्ड रिस्पांस थियरी, ठीक है। तो इस सिद्धांत का नाम है ये सारा। अब देखते हैं, एक बच्चा कुत्ते को बिस्कुट देता है, कुत्ता लार टपकाता है, यहाँ बिस्किट और लार टपकाना क्या है, आप लोग बताइएगा, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते हैं, अभिप्रेरणा को बताना है, इसको परिभाषित करना। देखिए 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, अभिप्रेरणा के संप्रत्यय को बताइए, अभिप्रेरणा के घटकों का वर्णन कीजिए। तो अभिप्रेरणा की जरूरत हमारी लाइफ में क्यों होती है? तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। वैसे तो आप लोग बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने ही होंगे अभिप्रेरणा लेने के लिए, जिससे आपको एक तरीके से बाहर की तरीके से अंदर ऊर्जा प्रदान की जाती है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द के बराबर है, जो लैटिन भाषा के मोटम, याद रखिएगा किस भाषा के, लैटिन भाषा के मोटम
शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है गतिशील करना या चलायमान करना। मैस्लो क्या बोलते हैं? अभी मैस्लो ने अभिप्रेरित दो भागों में बांटा है। मैस्लो ने अभिप्रेरकों को दो भागों में बांटा है, एक अर्जित और जन्मजात। जैसे जन्मजात क्या है? जैसे भूख, प्यास, नींद, ये तो जन्मजात हैं। इसके लिए आपको कोई मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको अंदर से फील होगा तो आप करेंगे। अर्जित जैसे पैसा, प्रतिष्ठा, संपत्ति, ठीक है। थॉमसन ने भी अभिप्रेरकों को दो भागों में बांटा है, कृत्रिम यानी कि पैसा, संपत्ति और स्वाभाविक में भूख, प्यास, नींद। गैरेट ने अभिप्रेरकों को तीन भागों में बांटा है, जैविकीय, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। जैविकीय में भूख, प्यास, सामाजिक में पैसा, संस्कृति और मनोवैज्ञानिक में संतुष्टि, खुशी। ये अप्रेड़ा के प्रमुख सिद्धांत। अप्रेड़ा का विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। यह सिद्धांत रिचर्ड सोलोमन दिख रहा है ना, रिचर्ड सोलोमन ने दिया है, जिसके अनुसार अभिप्रेरणा विरोधी प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, अर्थात शुरुआत सुख तो बाद में दुख, या शुरुआत में दुख तो बाद में सुख आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। यह सिद्धांत हार्लोक ने बंदरों पर एक प्रयोग करके दिया, जिसका निष्कर्ष था कि शुरुआत में भले ही हम बाह्य पुरस्कार से प्रेरित हों, पर धीरे धीरे वह इस कार्य को करने के लिए स्वतः प्रेरित हो जाता है। हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत। हर्जबर्ग ने इस सिद्धांत को देने के लिए अमेरिका के 11 उद्योगों के 200 इंजीनियर्स का अध्ययन किया। संवर्धक और प्रेरकीय कारक। संवर्धक यानी कि स्वास्थ्यप्रद कारक, पैसा, वेतन। प्रेरकीय पहचान, निर्णय में भूमिका। ठीक है, अब देखते हैं। पैसा हमें चिंता मुक्त बनाता है, इसलिए स्वास्थ्यप्रद कारक है, लेकिन पहचान हमें प्रेरित करती है। अब देखते हैं अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत फ्रायड ने दिया, जिसमें दो प्रकार की मूल शक्तियों का वर्णन है। पहला है जीवन इच्छा शक्ति, यानी कि ये सकारात्मक है, ये इसको इरोस बोलते हैं। ठीक है, सफलता। मृत्यु इच्छा शक्ति या कि नकारात्मक, इसको थनाटोस बोलते हैं, सफलता। इरोस और थनाटोस, ये याद रखिएगा, पेपर में बहुत आता है, यूपी टेट वगैरह में। ठीक है, सफलता जीवन मूल इच्छा तथा असफलता मृत्यु मूल इच्छा का द्योतक है। सफलता जीवन जो है, सफलता यानी कि जब सफल होते हैं तो आपका जीवन मूल इच्छा यानी कि इरोस है, और जब आप असफल होते हैं तो आपको मरने वरने का मन में आने लगता है, तो ये नकारात्मक है, जिसमें थानाटोस है। ठीक है, अब क्या है, हाँ, अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। यह सिद्धांत बोल्स एवं कॉफमैन ने दिया है। धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में प्रोत्साहन है, प्रशंसा है, ऋणात्मक में है दंड है, फटकार है। धनात्मक प्रोत्साहन अभिप्रेरित कारक, पुरस्कार द्वारा वांछनीय व्यवहार को मजबूत बनाता है, जबकि ऋणात्मक प्रोत्साहन दंड द्वारा अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करता है। अभिप्रेरणा का आत्मनिर्देशन सिद्धांत। सेल्फ डायरेक्शन थियरी ऑफ मोटिवेशन। यह सिद्धांत रायन एवं डेसी ने दिया है। उनके अनुसार जब कोई भी व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो पूरी तरह से परिस्थिति पर नियंत्रण पा लेता है और खुद से खुद का निर्देशित करने लगता है। जैसे एक छात्र का शुरुआत सुबह उठकर पढ़ने की आदत, अपने पिता के प्रभाव से सीखना और बाद में स्वतः सुबह उठकर पढ़ना। मैस्लो का पदानुक्रमित। देखिए, मैं बहुत डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ, मुझे टाइम लगेगा पेपर सॉल्व कराने में। पेपर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन करने तो होते हैं, 2-2 4-4 करके, लेकिन मैं पूरे पेपर को सॉल्व करा रही हूँ ना, इसलिए। मैस्लो का पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा का पदानुक्रमित सिद्धांत दिया है। यह सिद्धांत उन्होंने एक त्रिभुज में दिया है, जिसमें 5 प्रकार की मांगों का वर्णन है, इसलिए हम इस त्रिभुज को मैस्लो का त्रिभुज कहते हैं। मैस्लो मानवतावादी के जनक हैं, जिन्होंने मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना है, जो कि फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के विरुद्ध आया है, क्योंकि फ्रायड ने मनुष्य में पार्श्विक प्रवृत्ति को हावी माना है। सभी बच्चे अपनी सफलता या वृद्धि एवं विकास के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। मैस्लो के सिद्धांत पर उन्होंने पुस्तकें लिखी, अ थियरी ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, द पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मैस्लो के सिद्धांत का निम्न नाम है: मानवतावादी, फिर मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय मांग का सिद्धांत, पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत, आत्मसिद्धीकरण का सिद्धांत, स्वाध्यार्थीकरण का सिद्धांत। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले सर्वोच्च
लक्ष्य की प्राप्ति, ये तो आत्मसिद्धि है। तो पहले यहाँ कोई जाएगा नहीं, पहले आपकी जैविकीय मांग होती है जिसमें आपको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, नींद चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जब ये चीज मिल जाती है तो आप सुरक्षा की मांग करते हो, जिसमें शारीरिक सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की बात होती है। फिर उसके बाद से आप सामाजिक प्रेम, जब ये मिल जाता है तो आपको सामाजिक प्रेम और लगाव वगैरह चाहिए, जिसमें रिश्तेदार, परिवार, मित्र आता है। फिर उसके बाद से ये हो जाता है तो आपको सम्मान चाहिए होता है, सम्मान से आपको पहचान मिलता है। फिर उसके बाद से सर्वोच्च लक्ष्य होता है आत्मसिद्धिकरण। तो 1 2 3 4 5, इनके 5 ये हैं आपका पूरा। वैसे तो यहाँ तो 6 लिखा है, 1 2 3 4 5 6। जैविक की मांग में तो है 1 2 3 4 5 ही है। प्रत्याशा सिद्धांत, यह सिद्धांत विक्टर बूम की देन है, जिनके अनुसार कोई व्यक्ति अभिप्रेरित होगा या नहीं, वह यह 3 तथ्यों पर निर्भर करेगा: कर्ष यानी कि वैलेंस, यांत्रिकता और प्रत्याशा। कक्षा में प्रदर्शन की क्षमता रखता हूँ, मतलब उसके अंदर ये है कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। यांत्रिकता, क्या प्रदर्शन करने पर वांछनीय पुरस्कार मिलेगा, मन में आएगा कि अच्छा मैं अगर परफॉर्म करूंगा तो मुझे प्राइज वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वांछनीय मतलब कि मेरे काम के अनुसार प्राइज मिलना चाहिए। प्रत्याशा, क्या मिलने वाला पुरस्कार उम्मीद या प्रत्याशा के अनुसार होगा, ये कि जो प्राइज मिलेगा वो बस यही पेन तो नहीं मिलेगा कि एक पेन मिल गया, ऐसे मुझे तो एक अच्छी सी पूरा पेन की बॉक्स चाहिए। तो इस तरीके से ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत इनका है, विक्टर बूम का प्रत्याशा सिद्धांत। अर्थात व्यक्ति को प्रेरित होना या न होना इन तीनों सकारात्मक मान पर निर्भर करता है। अर्थात प्रेरणा इस तथ्य पर निर्भर करेगी कि मिलने वाला पुरस्कार हमारी उम्मीद से कम है, बराबर है या उम्मीद से ज्यादा है। तो ये आपका हो गया अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है। थोड़ा सा इसमें भी दिखा दूं आपको। अभिप्रेरणा का जो है इसमें है आवश्यकता, जब आपको उस चीज की आवश्यकता होगी तभी तो आपको अभिप्रेरणा मन में आएगा अंदर से, तो आप उस काम को क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अंतर्नोद, अंतर्नोद में 2 चालक भी कहते हैं। इसकी आवश्यकताओं पर, अंतर्नोद आवश्यकताओं पर आधारित प्रत्यय है। प्राणी की आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। किसी आवश्यकता को पूरी करना, दूर करने के लिए व्यवहार करने की प्रवृत्ति अंतर्नोद है। मतलब कि जो भी आप काम करते हैं, अगर कोई आवश्यकता है तो उसको पूरा करेंगे, तो उसके लिए आप कुछ काम तो करेंगे ना, वो क्या है, अंतर्नोद है। जैसे भोजन, भूखे प्राणी की आवश्यकता होती है, तो उसमें भूख अंतर्नोद को जन्म देती है तथा यह भूख अंतर्नोद प्राणी को भोजन की खोज करने के लिए क्रियाशील बनाता है। प्रोत्साहन, किसी वस्तु से आवश्यक अथवा अंतर्नोद की समाप्ति होती है, उसे प्रोत्साहन कहते हैं। अतः प्रोत्साहन यह वह उद्दीपक है जो अंतर्नोद या अभिप्रेरक को जागृत करता है। प्रोत्साहन लक्ष्य वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। उदाहरण के लिए भूख अंतर्नोद को भोजन से संतुष्टि मिलती है, इसलिए भूख अंतर्नोद के लिए भोजन प्रोत्साहन है। अभिप्रेरक, अभिप्रेरक क्या है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिक में एकमत नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिक इन्हें शारीरिक और मानसिक दशाएं मानते हैं, तो कुछ इन्हें प्राणी की आवश्यकता मानते हैं तथा कुछ इन्हें विशिष्ट प्रकार के कार्य करने की प्रवृत्ति मानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये अभिप्रेरणा के घटक हो गए, उसके संप्रत्यय हो गए। मैंने आपको बहुत सारे लोगों के अनुसार डेफिनेशन, उनकी थियरी के अनुसार आपको अभिप्रेरणा के बारे में बताया। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी इसके रिलेटेड। अभी आपका 2024 का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, शायद एक वीडियो और बने इस पर, ठीक है। मतलब एक वीडियो में हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अब, ठीक है। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।